हाँ, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे अपने हुंडी वाले टॉपिक को, और ये फोर्थ से हमने स्टार्ट करना था। तो दर्शनी का मैंने आपको मीनिंग बताया था। दर्शनी मीन्स ये पेएबल एट साइट। अगर आपसे इंग्लिश में देखना चाहें तो इसका मीनिंग होता है पेएबल एट साइट। जैसे आप देखेंगे ना, जैसे इसके दर्शन होंगे साइट, ठीक है, तो आपको इसको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट किसको करना है? पेएबल टू प्रेजेंटर और बियरर। जो लेकर आ रहा है इसको, जो प्रेजेंट कर रहा है ना आपके सामने, ठीक है ना, उसको पेमेंट करना होगा। यानी दोनों ही हो गया, जो प्रेजेंट करेगा यानी जिसके हाथ में है, इसलिए उन्होंने और वर्ड का यूज किया, ठीक है। बियरर यानी जिसके पास ये है, उसे आपने इसका पेमेंट कर देना है उस समय। ये नहीं देखना किसके नाम पे इशू हुआ था, प्रेजेंटर और बियरर, ठीक है। देन स्थानीय जोग, ये एक और है, फिफ्थ कैटेगरी। ये मुद्दती है, यानी इसमें एक आफ्टर अ टाइम, इसमें टाइम इंटरवल होगा कि 1 महीने बाद पेमेंट होना है या एक पर्टिकुलर डेट के बाद पेमेंट होना है, तो टाइम ड्यूरेशन होगा कुछ ना कुछ यहाँ। ये नहीं कि जब मर्जी कभी भी पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मुद्दती में क्या है? पेबल ओवर अ फिक्स पीरियड टू एनी पर्सन। एक फिक्स पीरियड होगा, उसके बाद पे करना है। नो लायबिलिटी ऑन पर्सन हु रिसीव्स इट। अब रिसीव्स पर लायबिलिटी क्यों नहीं होगी भैया? मैंने तो लेना था, अब बाद में लायबिलिटी थोड़ी बन जाएगी, क्योंकि जब मुझे इसका पेमेंट मिलेगा तो मुझे लोन नहीं मिल रहा, इसलिए लायबिलिटी कैसे बन सकती है? लायबिलिटी तो कब बनती है? आपने मुझसे पैसा लिया और मैंने पैसा दिया एज अ लोन, आपको मैंने उधार दिया, तब लायबिलिटी बनती है। क्योंकि उधार दिया यानी बाद में वापस देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी बन गई। यहाँ पे उधार नहीं मिल रहा है, आपने लेना था उसका, बस लायबिलिटी कोई नहीं बनेगी, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ लोन कि लायबिलिटी बन जाए। क्या ये बात क्लियर है इसमें आपको? अगला है फरमान जोग। ये फरमान जोग देखो, इन्होंने यहां भी लिखा है बेटा, देखना, और यहां भी लिखा है। जैसे कि आपका दानी जोग यहां भी था और यहां भी था, यानी ये दोनों पॉइंट रिलेटेबल थे। बट देखना यहां पे दोनों में डिफरेंस था। यहां पे जो दानी जोग था वो दर्शनी था, यानी देखते ही पेमेंट देना है, जब वो मांगने आ जाएगा तब पेमेंट देना है। और यहां पे मांगने आएगा तब नहीं, एक पीरियड के बाद ही दूंगा, 1 महीने बाद आना। तो मुद्दत हो गई, आपको मुद्दत मिल गई, आपको मोहलत मिल गई। मोहलत तो शायद आपने वर्ड सुना होगा पहले, ठीक है, मुद्दत नहीं सुना तो, ठीक है। तो मुद्दत यानी आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, फरमान जोग में भी वही फरमान निकलेगा, ठीक है, और ये भी मुद्दती है। ऊपर वाला फरमान जो पढ़ा था आपने, ये पॉइंट नंबर थर्ड, ये दर्शनी था। तो दर्शनी नहीं, साइड नहीं, मुद्दत के बाद। तो यहाँ पे क्या है देखो, सिमिलर है टू ऑर्डर ही है। आप जिसके नाम पे ऑर्डर निकला है उसको मिलेगा, बट फिक्स टर्म के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, इस तरीके से एक टर्म के बाद मिलेगा। तो रिपीटेशन है बट उसकी क्लासिफिकेशन आ गई है, ठीक है। फिर जोखमी, ये क्या है जी? इसमें जोखिम लगता है, कुछ ऐसा वर्ड है। मुद्दत, मुद्दत यानी आफ्टर अ टाइम। देखो, ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड्स, आपने कुछ डिस्पैच किया है गुड्स का, यानी कुछ सामान भेजा है। अब सुनिए ध्यान से, डिस्पैच पर दिया है, और आगे क्या लिखा है? कहता है इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब जब ट्रांसपोर्टेशन में है गुड्स, मतलब रास्ते में जा रहे हैं गुड्स, द होल्डर बियर्स द कॉस्ट एंड ड्रॉवी कैरीज नो लायबिलिटी। ये देखिए यहां पर आपके पास दो वर्ड आ गए, एक तो होल्डर और एक आ गया ड्रॉवी। ये दो टेक्निकल वर्ड है यहाँ पे। इनका मीनिंग आप कहें तो मैं आपको अभी समझा सकता हूं डिटेल में, या आप कहें कि ठीक है सर अभी से छोड़ दीजिए, तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से इसे अभी क्लियर कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लियर कर ले इस दोनों वर्ड को, क्योंकि वहां पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा एक बार वहां पे हमारा, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो अभी करते हैं इसको हम लोग। सुनिए जी, देखिए मैं आपको एक अलग स्लाइड पर ले जाता हूँ। आप लैंग्वेज मुझे ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज आप लोगों ने याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका चाहे, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास बुक है बहुत अच्छी बात है, वैसे मैंने पीडीएफ भी भेज दिया था इसका, आई थिंक, राइट। तो आइए मेरे साथ एक अलग स्क्रीन पर आइए।
हाँ जी, तो इन्होंने यहाँ एक वर्ड लिखा, होल्डर बियर्स, क्या लिखा था वर्ड, मुझे कोई बताएगा? होल्डर क्या बियर कर रहा था यहाँ पे? देखो, ड्रॉइंग। हाँ, यहाँ लिखा था होल्डर बियर्स द कॉस्ट। एक वर्ड तो ये लिखा था, एक टर्म था। दूसरा था ड्रॉवी। ड्रॉवी कैरीज नो लायबिलिटी, नो लायबिलिटी। और ये जोखिम वर्ड कुछ रिलेटेड था। पहले तो आप ये दो वर्ड समझिएगा, ड्रॉवर और ड्रॉवी। आपके पास एक चैप्टर आएगा आगे चल के, इसका नाम है अकाउंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वहां पे क्या होगा, लेट्स सपोज मैंने आपको गुड्स सेल किए, गुड्स का सेल हुआ यहां मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने सेल किया गुड्स मिस्टर बी को, ठीक है, ऑन क्रेडिट, उधार पे, ठीक है, उधार में सेल्स हुआ, ठीक है। तो अब मिस्टर ए को डर होगा या मिस्टर बी को डर है, एक बात बताओ, यहां पे रिस्क किसने लिया है, बताइए? मिस्टर ए ने। ए ने, क्योंकि बेचारे ने उधार में सामान बेच दिया, इसको तो सामान मिल गया, बी को तो। रिस्क किसको है कि मे बी, इसको क्या रिस्क है, मे बी amount could not be recovered। तो आगे हो सकता है कि अमाउंट रिकवर ना कर पाएगी, बाद में पैसा पता नहीं ना भी मिले, डूब जाए पैसा, तो ये रिस्क है इसको, ठीक है। तो नेहा, ये गौरव, मैं ही म्यूट, बच्चे भूल जाते हैं हमारे। हाँ ठीक है, सॉरी, आगे चलें। देखिए, अब इसको रिस्क था ए को कि भाई हो सकता है ये अमाउंट मुझे वापस मिल ना पाए बाद में, ठीक है। तो क्या चाहता है ए चाहता है कि बी एक डॉक्यूमेंट पर साइन करे, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट पर साइन करे, जो लिखेगा कौन, दिस डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट हमारा विल बी रिटन बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए लिखते हैं यहां पर, और ड्रॉवर लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं नीचे, ड्रॉवर में अपने साइन कर देते हैं कि मैं मिस्टर ए, ठीक है। और इसमें क्या लिखा होता है, दैट अमाउंट इज पेएबल, कि आपने अमाउंट पे करना है एट साइट, या फिर साइट पर भी पे कर सकते हैं, या फिर आफ्टर अ टाइम, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम भी दे दिया जाएगा। तो दोनों टाइप का हो सकता है। ये जो बिल है, जो डॉक्यूमेंट है, जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज बोल रहे हैं, प्रोमिसरी नोट टाइप बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, जिसे आप पुराने समय में क्या बोलते थे, हुंडी बोलते थे। आज के समय उसमें क्या हुआ, ड्रॉवर कौन है, ए, तो मिस्टर ए क्या बन गया, ड्रॉवर बन गया। अच्छा, ये बिल जो है, ये हुंडी किसके ऊपर लिखी गई है, ये लिखी गई है ऑन मिस्टर बी। तो जिसके ऊपर, अगर ये ड्रॉवर है, इसने लिखा है, तो किसके ऊपर लिखा है, तो जिसके ऊपर लिखा है उसे क्या बोलोगे, ड्रॉवी। ध्यान रहेगा बेटा, ड्रॉवी। अच्छा, तो ड्रॉवर और ड्रॉवी समझ में आया कुछ? तो यहां आगे क्या होगा, मिस्टर, यहां इसे एक्सेप्ट करेंगे, इसे यहां पे एक्सेप्ट करेगा कौन, मिस्टर बी। मिस्टर बी कहेगा ठीक है जी, हाँ मुझे स्वीकार है, मुझे पैसा आपको पे करना है। तो इसे बनाया, इसका मेकर, इसे लिखा कौन, लिख कौन रहा है इसको, मिस्टर ए लिख रहा है। इसलिए मिस्टर ए क्या कहलाया, ड्रॉवर कहलाया। अगर मिस्टर ए ड्रॉवर है तो मिस्टर बी क्या कहलाएगा, ड्रॉवी। मैंने लिखा, तुम पर लिखा ये, ठीक है, तो मैं अगर ड्रॉवर तो तुम क्या हो गए, ड्रॉवी हो गए। क्या ये बात ड्रॉवर और ड्रॉवी वाली बात क्लियर है बच्चों को? यस सर। इधर जानवी बेटा, क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, चलिए
अभी हमने एक वर्ड समझा कि ड्रॉवर और ड्रॉवी में क्या। अच्छा, होल्डर क्या होगा यहाँ? होल्डर कौन होता है? होल्डर कौन है? ये वो होल्डर नहीं है, अपने घरों में भी होल्डर होता है ना एक, याद है? पता है आप लोगों को, घर में भी एक होल्डर होता है जिसे हम बोलते हैं काफी बार। क्या होता है होल्डर? बताइए, कौन जिसमें बता रहा जिसमें लाइट्स वगैरह लगाई है? हाँ जाती हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें बल्ब लगाते हैं आप लोग। वो जो आपका बल्ब लगता है, लाइट लगाने। ठीक है ना, हाँ, उसे होल्ड करता है वो। ठीक है ना, मतलब होल्ड करना मतलब मैं इसे लिखूं हिंदी में, वो उसे पकड़ कर रखता है। ठीक है, यही है ना मीनिंग होल्डर का। होल्डर बल्ब को पकड़ कर रख लेगा। हिंदी थोड़ी मेरी खराब है, पकड़ वकड़ देख लेना कैसे लिखना है। ठीक है, तो उसे पकड़ कर रखेगा वो होल्डर। तो यहां पे मुझे बताओ, यहां पे आप इस सिचुएशन में मुझे बताओ, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये हुंडी है, ये कौन होल्ड करे? इसका होल्डर कौन हो? इसका होल्डर ए या फिर बी? बताओ कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? ए है जिसने पैसा इसलिए इसके लिए रिसीवेबल है इससे पैसा, और इसने पे करना है पैसा। ठीक है, तो बताओ इन दोनों में से होल्डर आप लोगों के हिसाब से कौन सा होना चाहिए? किसको दे दें डॉक्यूमेंट ये होल्डर? होल्डर बी है सर। होल्डर बी होना चाहिए। ठीक है, जानवी कह रही है बच्ची कि होल्डर बी होना चाहिए। और कोई बच्चा? और किसी के हिसाब से कुछ हो सकता है? होल्डर होना कौन चाहिए? मैंने क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूं। मेरा क्वेश्चन था, मैंने जो सिचुएशन बताई आपको अभी, इसमें होल्डर कौन होना चाहिए इस होंडे सर का? बी। बी होना चाहिए। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनिए आप लोग, आप जो बच्चे बी बोल रहे हैं वो मेरी एक बात ध्यान से सुनना। पेमेंट किसने करनी है? अच्छा ये बताओ, बी। पेमेंट बी ने करनी है। जैसे मैं बोलूं, चेक तो समझते हो ना आज के समय में चेक? यस सर। यस सर। ठीक है, ये पता नहीं किसी ने चैट में लिखा, मुझे भी, मैं समझ नहीं पाया क्या लिख दिया। ठीक है, सुनिए, आपने यहां पर जब ये आपने चेक सुना है, तो चेक मतलब मानो अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी है, ध्यान से समझना, आसान बात है बस, वही सेल हुई है ऑन क्रेडिट, उसके बाद चेक देगा। चेक कौन देगा बाद में? मानो पेमेंट करनी है तो चेक कौन देगा? मिस्टर बी देगा सर। चेक देगा। तो चेक क्या है? एक डॉक्यूमेंट जिससे पेमेंट मिलेगा। तो यस ये सर। चेक देगा तो बी, मिस्टर बी देगा ये चेक। किसको देगा? मिस्टर ए को। अच्छा, देने के बाद ये चेक को वापस ले लेगा क्या, कि मैं अपने पास रख लेता हूं, जिस दिन डेट आएगी मेरे से ले लेना? मिस्टर ए चेक दे देगा वापस उसको? नो सर। नो क्यों? सर। क्यों नहीं देगा? क्या पता वो फिर वापस दे भी ना। हाँ, पता नहीं फिर वो बाद में क्या, कौन सा चेक, कैसा चेक? मैंने तो हाँ चेक सर। ही नहीं दिया भाई। चेक का मतलब हमें तो इन राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन लेना था, गारंटी लेनी थी ना, मेरे पास कुछ लिखित में हो। अब यहाँ जिसने पेमेंट करनी है बी ने, और आप कह रहे हो कि होल्डर भी बी को ही बना दो आप लोग। भाई, डॉक्यूमेंट यानी हुंडी किसके पास होनी चाहिए? ए के पास होनी चाहिए, क्योंकि पैसा इसने लेना है उसका। क्या बात क्लियर है मेरी? यस सर। छोटा सा डाउट था, हो जाता है, क्योंकि कई बार हो सकता है थोड़ी ऑनलाइन क्लास है, मैं कुछ बोल रहा था आपको शायद आवाज नहीं गई हो पूरी, तो इस तरह की सिचुएशन अगर आई हो तो ठीक है, चलेगा। पर थोड़ा ध्यान देना है। आसान बात थी, नॉर्मल, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, चलिए, अब दोबारा इसकी लैंग्वेज को पढ़ें आप लोग। मैं आपको दोबारा उसी स्क्रीन पर लेके चलूं। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने क्या कहा? जोखमी में, जोखमी को आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में रिस्क। रिस्क है यहां। तो रिस्क क्या था भाई? सामान भेजा हुआ है, तो इन्होंने दोबारा लिखो, ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच गुड। गुड्स डिस्पैच हो रखे हैं, और कहता है इफ गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट, अगर लॉस हो गया, द होल्डर बियर्स द कॉस्ट एंड ड्रॉवी कैरीज नो लायबिलिटी। यानी इसमें रिस्क है,
इसमें क्या होल्डर कौन है इसका, ठीक है ना। इफ गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट द होल्डर बियर्स द लॉस। यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट बना भी है और इसका मतलब क्या हो गया, अगर रास्ते में माल खराब हो जाता है, डूब जाता है, मान लीजिए आप शिप से लेकर जा रहे हैं कार्गो को और शिप डूब गया, तो जो ड्रॉवी है वो कहता है मैं कुछ नहीं दूंगा, भाई मेरे तक तो सामान ही नहीं पहुंचा। तो जोखिम, इसमें जोखिम वाले में इसमें कंडीशन क्या होती है, भाई अगर सामान मेरे पास पहुंच गया तो मैं ड्रॉवी बनूंगा, यानी तो मैं आपको पेमेंट दूंगा, और अगर मुझ तक सामान पहुंचा ही नहीं तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? इसमें जोखिम क्या है, क्योंकि इसमें सामान भेजने के बाद भी जिम्मेदारी आपकी रहेगी जब तक कि सामान बायर तक नहीं पहुंच जाता। तो होना भी चाहिए वैसे, बायर के पास पहुंचने के बाद ही तो बायर उसकी गारंटी लेगा। बताइए आप लोग सहमत हैं? आप बताइए, आप आपके व्यू पॉइंट्स बता सकते हैं आप मुझे, कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो बताइए यहाँ। नो सर। ठीक है, नो बाकी सर। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को कहा था कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये पुराने समय चला करते थे। आज के समय नए नाम है, मॉडर्न नेम है, जो आपको इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, बस मैंने थोड़ा बहुत रिलेट करने की कोशिश की कि इनके नामों का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं यहां से। ठीक है, अब जो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम बन रहा था इन पास्ट एंशिएंट इंडिया में, ठीक है, उसने कुछ स्पेशल रोल्स प्ले किए थे। आइए वन बाय वन देखें। कहता है पीपल बिगेन टू डिपॉजिट प्रीशियस मेटल्स। अब जो सिस्टम बना उसके कारण लोगों को डिपॉजिट करने की आदत पड़ी विद लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस एक्टिंग एज अ बैंकर और सेठ। पहले के समय में सेठ होते थे, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, सेठ जी, लाला जी जो होते थे वो ब्याज पे पैसे देते थे, और ब्याज पे पैसे देते थे तो बोलते थे गिरवी क्या रखोगे, जमीन के कागज रख कर जाओ, गोल्ड रख जाओ, सोना रख जाओ, इस तरह की चीजें। समझ रहे हैं? कुछ मूवीज से आपको रिलेट कर पाए तो वो पुराना सिस्टम था। आज भी चलता है गाँव में, रूरल एरियाज में, या ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो बैंक से जिनको लोन वोन नहीं मिल पाता, वो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, पर वो पुराने में ऐसे ही चलता था, बैंक नहीं होते थे उस समय। ठीक है, नाउ द बैंकर एंड सेट्स बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग मनी। तो ये बैंक वगैरह क्या करते थे, ये मनी की सप्लाई देते थे, जिन्हें पैसा की जरूरत है, पैसा चाहिए, उनको पैसा देते थे फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। ठीक है, मानो एक मैन्युफैक्चरर है और उसे पैसा चाहिए, तो वो कुछ गिरवी रखकर, ठीक है, बैंक के पास या सेठ जी के पास कुछ गिरवी रखकर और उनसे पैसा ले सकता था और अपना काम शुरू कर सकता था, गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो यहां से दो चीजें आई, एक तो सप्लाई ऑफ मनी की चीज निकल कर आ गई, और डिपॉजिट्स की आदत पड़ी लोगों को। ठीक है, डिपॉजिट कीजिए आप। ठीक है, थर्ड, तीसरा क्या है जी हमारे पास, इंडिजीनियस बैंक प्लेड अ स्पेशल रोल इन लेंडिंग मनी एंड फाइनेंसिंग डोमेस्टिक ट्रेड। भाई आप मनी लैंड करेगा, बैंक आपको पैसा देगा, तो उसको, उससे क्या होगा, जो बिजनेस है उससे उसको फाइनेंस मिल जाएगा। बिजनेस को फाइनेंस क्यों चाहिए बेटा? बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए, यानी फाइनेंस चाहिए। ठीक है, उसके अलावा पॉइंट नंबर 5 देखिए, मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री है, बट फिर भी एक बार गो थ्रू कर लें, कोई ऐसा वर्ड हो, कोई टर्मिनोलॉजी है जो समझ में नहीं आई तो कवर अप हो जाएगा। देखिए, कहता है एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल आल्सो हेल्प टू जनरेट सरप्लस। अब एग्रीकल्चर यूज किया लोगों ने उस समय, ठीक है, एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स रखने शुरू किए, जैसे आप, जैसे गाय भैंस वगैरह हैं। ठीक है, ये एक इनकम का सोर्स बन गए लोगों को, एग्रीकल्चर से इनकम होने लगी। ठीक है ना, ठीक है, मिल्क वगैरह प्रोड्यूसिंग एनिमल्स वगैरह थे, उनसे इनकम होने लगी, और भी यूज है एनिमल्स के। ठीक है, एंड सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट, और उनसे सेविंग करना सीखा लोगों ने, क्योंकि भाई इनकम होगी तभी तो कुछ सेव करोगे, इनकम ही नहीं है तो सेविंग कहां से होंगी? तो इनकम तो बहुत जरूरी है सेविंग के लिए, और इनकम में से अगर खर्चा कम होगा तो सेविंग ज्यादा हो जाएगी। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि आपने कुछ कमाया, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है वैसे। आप, सॉरी इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने, चलो इन्वेस्टमेंट यहां लिख दिया, तो ऐसा लिख लो, आपने कुछ इनकम की, आपने कुछ इनकम अर्न की, उसमें से कुछ कर दिया खर्चा, जो बच गया उसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर बचता ही नहीं, सारा इनकम सारा ही खर्च कर देते, एक्सपेंडिचर हो जाता सारा ही, तो अगर ये 100 रुपए है
और ये अगर आपने 70 रुपए खर्च किए तो 30 रुपए बचे आपके पास, ये 30 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये कब होगा? जब आपके पास इनकम होगी, और दूसरा आपका खर्चा कम हो इनकम से। ये दोनों कंडीशन होंगी तब हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे चलें। नेक्स्ट, एक काम करूं, ये हिस्ट्री वाला पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ू या मुझे आप पढ़ाने के लिए बताएंगे? बताइए, क्योंकि हिस्ट्री है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, उस तरह की चीजें हैं ये। इंटरमीडिएरीज को गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। ये कारखाना वगैरह तो समझ रहे हैं ना, पहले कारखाना वगैरह होते थे, मतलब फैक्ट्रीज को कारखाना बोलते थे, ठीक है, जहां थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम होता था, वो है ये, ठीक है। अब इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं? इंटरमीडिएरीज समझते हैं आप लोग, जो बिचौलिए की तरह काम करते हैं, एजेंट की तरह काम करते हैं, ब्रोकर जिसे बोल सकते हैं आप, इंटरमीडिएरीज, ठीक है। इंटरमीडिएरीज का क्या है इसमें? कहता है इंटरमीडिएरीज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड को बढ़ावा देने में इंटरमीडिएरीज का काफी बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। जैसे कमीशन एजेंट हो गए, जो कमीशन पर काम करते हैं कि आपके इतने गुड्स बिकेंगे तो उस पर हमें इतना परसेंटेज से आप कमीशन दे देना। ब्रोकर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर फॉर होलसेलर एंड रिटेल ट्रेडर। डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर ने बनाया, रिटेलर बेचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रोकर का काम करता है कि मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक सामान को पहुंचाता है, ठीक है, फैसिलिटीज देता है। तो ये ब्रोकर की तरह काम कर रहे हैं, इंटरमीडिएरी की तरह बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ्स, ये क्या है? जगत सेठ्स क्या होते थे ये समझे, ये भी आपके लिए नया टर्म होगा, ठीक है। कहता है जगत सेठ्स ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मुगल पीरियड। ये मुगल पीरियड के समय की बात है, जगत सेठ जो होते थे। तो शायद हो सकता है आपने हिस्ट्री में कभी इनके बारे में पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। कोई कुछ पूछना है बेटा? चलिए, थियरी वाला कुछ समझ में नहीं आया, जो पॉइंट्स आपने मुगल पीरियड वाला जो कहा वो। हाँ ये मैं अभी दोबारा मतलब समझा ही रहा हूँ बेटा, इसे अभी मैंने क्लियर नहीं किया, अभी मैं समझा रहा हूँ इसको, मैं इसी पॉइंट पर हूँ अभी, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ होते थे, तो ये मुगल पीरियड के समय की बात बताता है। एंड डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि मुगल के बाद एग्जैक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, इनके जाते जाते ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी आपके इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ होता क्या था ये सुनिए। Bankers began to act as an executors and trustees. They charge high rate of interest on foreign trades. ठीक है, चलो इसे हटाओ, पहले यहां पर देखो जगत सेट्स क्या होते थे, इस पर फोकस करते हैं। ये बैंकर्स की बात करता है। बैंकर्स बिगिन टू एक्ट एज एग्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टीज, यानी आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, ट्रस्टीज वाला इसमें आती है बात, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी है आपके पास और आप उसे किसी ट्रस्ट के पास रख देते हैं, ठीक है। यानी ट्रस्ट क्या है? कोई विश्वास वाला व्यक्ति। ट्रस्टी कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जिन पर हम विश्वास कर सकें और वो आपके फेवर के लिए काम करते थे। जैसे मैं आपको बताऊं, आज के समय म्यूचुअल फंड होते हैं, अगर आपने सुना हो वर्ड म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप लोग अपना पैसा किसी के पास रखते हैं, कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं और आपको एश्योर करती है, गारंटेड प्रॉफिट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, कि भाई आपके जो जगत सेठ थे, जो कि आपके मुगल पीरियड में और ईस्ट इंडिया कंपनी के पीरियड में हुआ करते थे, वो क्या करते थे? वो एग्जीक्यूटर्स की तरह, ट्रस्टीज की तरह काम करते थे, ठीक है। अब भाई आप हमारे पास इस चीज को रख दीजिए, हम आपको इस पर अच्छा रिटर्न दिलवाएंगे, ठीक है। तो जब अच्छा रिटर्न दिलवाना है किसी को, तो खुद भी वो ज्यादा चार्ज करेंगे। और दूसरा एक और चीज है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम आया था, देखो हमेशा फॉरेन ट्रेड पर तो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया ही गया था, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है फॉरेन ट्रेड वाला। अच्छा, जो जगत सेठ वाला है, इस टॉपिक पर मैं ना आपको और कंटेंट भी भेजूंगा कुछ, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट सिनेरियो मुझे भी ज्यादा ध्यान नहीं है कि किस तरीके से काम करते थे, तो इस पर मैं आपको और कंटेंट भी भेजूंगा, ठीक है ना। आप उसे रीड कीजिएगा, मैं आपको आज भेजूंगा इस पर कंटेंट, मैं ना भूल जाऊं तो मुझे आप याद दिलाइएगा, ठीक है ना। मैं इस पर कंटेंट भेजता हूं आपको। दूसरा, अब आइए बात फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड में आपको पता है, जब विदेशों में अपना सामान बेचते हैं तो आपको इंडियन इकोनॉमी का पता है, हमारा 1 रुपया नहीं,
अमेरिका का $1 और हमारे 70 रुपए आज के समय बराबर है। तो वहां से जब हम कमाते थे तो ज्यादा पैसे मिलते थे। तो जो बैंकिंग सिस्टम था वो कहता था अगर फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, आप बाहर सामान भेज रहे हैं, तो आपको जो पैसा मिलेगा, आपको उसके लिए फाइनेंस चाहिए, तो वो ज्यादा ब्याज पर देते थे, क्योंकि ज्यादा कमाने के लिए भाई आप भी ज्यादा कमा रहे हो तो हमें भी ज्यादा कमाने दो फॉरेन ट्रेड के नाम पर। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी। ठीक है, ये गौरव मैसेज किए जा रहे हैं, हाय वाई क्या कर रहा है गौरव। ठीक है चलो, अच्छा ये वाला टॉपिक तो हमारा पेंडिंग रहा अभी, इस पर मैं आपको और कंटेंट भेजूंगा ताकि और आइडिया मिले, क्योंकि हिस्ट्री का टॉपिक है, हमारा मेन बिजनेस से इतना रिलेट नहीं करता ये, फिर भी मैं आपको इसके लिए भेज दूंगा। ठीक है, देन अगला इन्होंने कहा है इंटरमीडिएरीज में एमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट यानी उधार पर ट्रांजेक्शन आनी शुरू हुई। पहले शुरू में उधार नहीं चलता था, सब नगद में काम करते थे। उधार एसेंस है, क्रेडिट एसेंस है बिजनेस की। बहुत कम बिजनेस है जो नगद में चलते हैं, अदरवाइज हर बिजनेस में आपको उधार में ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। आज नहीं करते, शुरू में नहीं करें, बट आफ्टर टाइम बायर और सेलर के बीच में रिलेशन बन जाता है तो उसे ट्रस्ट हो जाता है, तो उधार में ट्रांजेक्शन होने लगती हैं। ठीक है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एनहेंस्ड कॉमर्शियल एक्टिविटीज। तो जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होनी शुरू हुई, लोन मिलने लगे, उससे जो आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन हैं, उनको बढ़ावा मिला था। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास 10 मिनट बचे हैं आखिरी, आगे चलते हैं अब हम लोग। इंडिया एंजॉयड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड वेयर एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट। वैसे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है अलग, दोबारा मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि हिस्ट्री चल रही है तो हिस्ट्री में सारी चीजें आ जाती हैं। तो देखो फेवरेबल बैलेंस कब होगा आपके पास, फेवरेबल बैलेंस कब होता है, जब आपके इंपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट ज्यादा हो या एक्सपोर्ट ज्यादा हो। भाई आपके इंपोर्ट ज्यादा हो या एक्सपोर्ट ज्यादा हो, बताओ क्या ज्यादा होना चाहिए। फेवरेबल यानी पॉजिटिव बैलेंस। आपके पास, मैंने कहा आपके पास जेब में पॉजिटिव बैलेंस कब बचेगा, जब आपकी इनकम ज्यादा है या खर्चे ज्यादा हैं, बताइए। आपकी पॉकेट में पॉजिटिव बैलेंस समझते हैं, प्लस का बैलेंस कब बचेगा, प्रॉफिट, जब प्रॉफिट ज्यादा हो। जब बिल्कुल प्रॉफिट होगा। हाँ बिल्कुल, जब आप कमा ज्यादा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं। तो इंपोर्ट करने पे क्या होता था, खर्चा होता था। इंपोर्ट करना यानी परचेज है। भाई विदेशों से सामान इंपोर्ट करोगे तो परचेज कर रहे हो ना, खर्चा कर रहे हो। और जब विदेशों में माल भेज रहे हो तो सेल कर रहे हो। तो अगर आपकी सेल्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू योर परचेज यानी एक्सपेंस, तो आपका क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस होगा व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट्स। क्या ये बात क्लियर है बेटा। ठीक है ना, नॉर्मल सी बात थी, बस एक चीजें को, बिजनेस को समझने के लिए इस तरह की चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, बस उसलिए इन्होंने लिखा था, हमने बता दिया आपको। नाउ आगे इन्होंने लिखा है कि जो ये बैंकिंग सिस्टम था, इससे बेनिफिट मिला, मैन्युफैक्चरर्स को मिला, ट्रेडर्स को मिला, मर्चेंट्स को मिला। ठीक है, विद एडिशनल कैपिटल फंड फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो अगर उन्हें एक्सपेंशन करना है तो यहां से उन्होंने और फंड मिल पाए जिससे वो एक्सपेंड कर पाए, ग्रोथ कर पाए। ठीक है, लेटर ऑन कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक ऑल्सो प्रोवाइडेड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू ट्रेडर्स। पहले ना मतलब इंडस्ट्रियल बैंक केवल इंडस्ट्रीज को लोन देते थे, जैसे आईडीबीआई बैंक है एक, आईडीबीआई बैंक है, इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बना था। आज के समय आईडीबीआई के आपको नॉर्मल भी मिल जाएंगे, जो छोटे मोटे लोन भी देते हैं। बड़े लोन देते थे पहले ये लोग, इंडस्ट्रीज को लोन देते थे, बट अब थोड़ा चेंज आ रहा है सिस्टम में, क्योंकि इन्हें भी और कस्टमर चाहिए, तो उन्हें लगता है इंडस्ट्री में अगर हमारा यूज नहीं हो पा रहा पैसा, तो हम और जगह भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हिस्ट्री में ट्रांसपोर्ट की बात करें, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट वाला आपके पास टॉपिक है, इन्होंने बताया है ट्रांसपोर्टेशन में लैंड ट्रांसपोर्ट की बात बताई है एंशिएंट टाइम में। कहता है रोड्स हैड अज्यूम्ड अ की रोल इन एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। द नॉर्दर्न रोडवेज रूट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल टू तक्षशिला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट मैं स्किप करता हूं, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं समझाने वाला, आप गो थ्रू करिएगा इसको। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है एंशिएंट टाइम में, इसे देखिएगा, इसमें ज्यादा कुछ समझाने को है नहीं, आपने रीड करना है, सेल्फ स्टडी है आपका ये। ठीक है, ट्रेडिंग कम्युनिटीज आती हैं। ठीक है, ट्रेडिंग कम्युनिटीज आती हैं एंशिएंट टाइम में, तो उन्हें देखिए,
कहता है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज डिफरेंट कम्युनिटीज डोमिनेटेड द ट्रेड। कम्युनिटी समझते हैं ना, समाज, जैसे हिंद आपका गुजराती समाज कह लीजिए, बंगाल के लोगों का, इस तरह से अलग अलग कम्युनिटीज की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो यही उसी पर फोकस कर रहा है। कहता है इन नॉर्थ रीजन पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट हैंडल्ड बिजनेस। जो नॉर्थ रीजन था उसमें ज्यादातर बिजनेस किनके पास हुआ करता था? पंजाबी या मुल्तानी लोग। मुल्तान है ना अपने आज के समय मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आता है, तो वहां के लोग ज्यादा डोमिनेट करते थे, ठीक है। और जो वेस्टर्न इंडिया था वहां पर महाजन महाजन लोग हुआ करते थे, वो डोमिनेट करते थे ट्रेड प्रैक्टिसेस को, ठीक है। अगर साउथ की बात करें, जन क्षत्रियर्स वर इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स, ठीक है, ये लोग ज्यादा ट्रेड करा करते थे। अगर गुजरात की बात करें, राजस्थान, तो भट्ट्स मैनेज बिजनेस। तो पुराने समय में इस तरह के कम्युनिटीज रही थी, अभी भी शायद एग्जिस्टेंस में होंगी, ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे इसका, ठीक है ना। तो वो डोमिनेट करते थे। गुजराती तो वैसे ही डोमिनेट करते हैं बिजनेस को, आपको पता है, ठीक है। दे आर वेरी गुड इन बिजनेस, जैसे मारवाड़ी कह लीजिए आप, ठीक है ना। तो वो लोग उसी टच एरिया में टच करते हैं। गुजरात के इधर जो मारवाड़ वगैरह वाला एरिया के टच करता है बॉर्डर्स पर, तो मारवाड़ी हो गए, मिक्स्ड है वो, ठीक है। बाकी बच्चे बता सकते हैं, हमारे पास जानवी भी है, शी कैन ऑल्सो हेल्प अस आउट, ठीक है ना, कि गुजराती कितने अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। चलिए, नाउ इन अर्बन सेंटर्स, जो अर्बन सेंटर्स थे वहां पे कहता है महाजन कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड। अब अर्बन सेंटर समझ गए ना, रूरल और अर्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कहता है महाजन कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड देयर चीफ कॉल्ड नगर सेठ, ठीक है, नगर सेठ। अदर ग्रुप्स एक्टिविटीज इन अर्बन एरिया वर हकीम, वैद, ठीक है ना, डॉक्टर्स वगैरह की बात आ गई, हकीम वैद कह रहे हैं। वकील हुआ करते थे, पंडित, मुल्लाज, ठीक है ना। ये टीचर्स में उनको पहले बोलते थे पंडित जी, पहले पंडित जी पढ़ाते थे, गुरु जी जो होते थे, ठीक है ना, उनकी बात कर रहे हैं। पेंटर्स हैं, ये सब इनके बारे में बता रहे हैं। तो ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं, कौन कौन किस किस ट्रेड में हुआ करता था, ठीक है। तो पहले कास्ट बेस्ड ट्रेड हुआ करता था, आजकल वो शायद कम हो गया है, ठीक है ना। कास्ट बेस्ड हो गया या कम्युनिटी बेस्ड हो गया, वो चीजें आज कम हुई हैं। आज डिफरेंट कम्युनिटीज से, डिफरेंट कास्ट से लोग डिफरेंट ट्रेड्स को कर रहे हैं, वो कम हो गया आज के समय। मर्चेंट कॉरपोरेशंस की बात करें, ठीक है। मर्चेंट कॉरपोरेशन समझते, कॉरपोरेशन मतलब जो बड़े 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 लेवल पर काम होता था, कॉरपोरेशन के टाइप के काम होता था, ठीक है, उसकी बात करें। तो कॉरपोरेशन क्यों बनते थे? कुछ चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि वहां के जो ट्रेडर हैं, जो मेंबर हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। एक ग्रुप बना दिए जाते थे, मर्चेंट के कॉरपोरेशन बनाए जाते थे। जैसे ट्रेड यूनियन होती है ना, ट्रेड यूनियन क्या करती है, ऐसे इंप्लॉइज की यूनियन होती है। इंप्लॉय की यूनियन क्या करेगी? इंप्लॉइज के बेनिफिट के लिए काम करेगी, उनके बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो मर्चेंट कॉरपोरेशंस, तो कहता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर सम कॉरपोरेशंस वर फॉर्म्ड। कुछ कॉरपोरेशंस बनाए गए थे, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, मेंबरशिप कैसे मिलेगी इनकी, ठीक है। एक मूवी आई थी गुरु, मैंने आपको बताया हो शायद, एक मूवी आई थी गुरु, ये अभिषेक बच्चन की थी, अभिषेक बच्चन, ठीक है ना। ईयर शायद 2003 था, ठीक है, आप देख सकते हैं, शायद इंटरनेट पे मिल जाएगी। उसमें जब ये अभिषेक बच्चन ट्रेड के लिए जाता है ना, तो कॉरपोरेटर होता है, कॉरपोरेटर होता है, उसे उस सिल्क का बिजनेस में जाना होता है, तो उसे लाइसेंस ही नहीं देते वो लोग मेंबरशिप के लिए, कि भाई आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। तो बड़ी मुश्किल से उस कॉरपोरेटर से उसे लाइसेंस मिल पाया था। देन ही स्टार्टेड हिज जर्नी। तो उस तरीके से दिखा रखा है, ठीक है, ठीक है। उनका कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आपको किस तरीके से काम करना है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, सारा वो कौन करते थे? वो कॉरपोरेशंस बनाते थे। जिसे आज के समय आप यूनियन कह देते हैं, वो कॉरपोरेशंस की तरह था, ठीक है। ट्रेडर्स को वहां पे कुछ टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते थे, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज वगैरह भी होते थे, ठीक है। लोकल बॉडीज यूज टू, जो लोकल बॉडी होती थी वहां के, वो टैक्सेस रिसीव करती थी इनसे। तो ये पुराने समय का सिस्टम था, दैट ऑल्सो यूल गो थ्रू, ठीक है। हिस्ट्री है, ज्यादा मैं इसमें जाता नहीं, इजी चीजें लिखी होंगी। फिर भी किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया यहाँ पर, तो मुझे जरूर बताइएगा, आई गो थ्रू, ठीक है, क्योंकि हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट चीजें आगे डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए, और ठीक है। तो आगे चल सकता हूं मैं, आप लोग इसे रीड करेंगे, जो डाउट होगा, कोई पॉइंट समझ नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा। बताइए जी।
क्या मैं मेजर ट्रेड सेंटर्स को गो थ्रू कर लूं फटाफट? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। अब मेजर ट्रेड सेंटर्स की बात करें, मतलब ज्यादा जैसे ट्रेड सेंटर होते हैं, जैसे आज के समय क्या है, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, आपका अहमदाबाद, सूरत, ठीक है, बेंगलोर वगैरह, ये मेजर हब है बिजनेस के आज के समय। तो उस समय कौन से हब हुआ करते थे? पाटलिपुत्रा, ठीक है ना, जो आज के समय पटना कहलाता है, ये एक मेजर हब हुआ करता था। ठीक है। पेशावर, पेशावर आपको पता है कहाँ है आज के समय, ठीक है, तो पेशावर होता था, वहां पर ज्यादातर ट्रांजेक्शन्स होती थी। इन 3 कंट्रीज का नाम बताया कि इंडिया, चाइना और रोम वगैरह के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती थी, मतलब डील करते थे लोग, पेशावर नाम से जगह थी, यहां पर ये बिजनेस सेंटर हुआ करता था इनका। ठीक है ना। और स्टोन वगैरह के लिए मैंने बताया आपको, जैसे पाटलिपुत्रा पटना में बताया इन्होंने। ठीक है। तक्षशिला, ठीक है, ये शायद नाम आपने हिस्ट्री में पहले सुने होंगे, जब आप छोटे बच्चे थे, सोशल साइंस पढ़ते थे, तो तक्षशिला वगैरह का नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है। इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, इंद्रप्रस्थ हो गया, मथुरा है, वाराणसी है, ठीक है, ये सब क्या थे? ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे पुराने समय में।